तारा की इस बात पर सबकी नजर तारा पर टिकी हुई थी। तारा ने आगे कहा, मैं उसके जन्म से लेकर उसकी मौत तक की सारी बातें जानना चाहती थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो तो कभी पैदा ही नहीं हुई। तो सोचने वाली बात यह है कि जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो मरा कैसे? जो मरा नहीं तो वो ऐसी खतरनाक शक्ति में कैसे बदला? ये क्या माजरा है? तारा की ये बात अपने आप में किसी खतरनाक पहेली की तरह थी, जिसे सुन सबके चेहरे के रंग उड़ गए थे। तारा ने जैसे ही बताया कि वो तो कभी पैदा ही नहीं हुई, तो सोचने वाली बात यह है कि जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो मरा कैसे? और जो जन्मा नहीं, जो मरा नहीं, तो वो ऐसी खतरनाक शक्ति में कैसे बदला? ये क्या माजरा है? तारा की ये बात अपने आप में किसी विस्फोट की तरह थी, जिसे सुन सबके चेहरे के रंग उड़ गए थे। तारा की बात सुनकर जहां एक तरफ सबके चेहरों के रंग उड़े हुए थे, तो वहीं अनन्या ने ना समझने वाले अंदाज में पूछा, ये तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? और कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या चल रहा है? और तुम लोग बेसमेंट में क्या कर रहे थे? अनन्या की बात पर विक्की ने खींचते हुए कहा, अनन्या प्लीज, अभी ऐसी पहेलियां बुझाने का समय नहीं है। तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे जब हम लोग सारी क्रियाओं की बात कर रहे थे उस वक्त वहां थी नहीं, तेरे सामने तो सारी बातें हुई थी। खैर, अनन्या विक्की की बात से हैरान भी हुई, लेकिन वो चुप रह गई, क्योंकि यहाँ का माहौल ही उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद विक्की ने तारा से पूछा, तारा ऐसा कैसे हो सकता है यार? मतलब जहाँ तक हम जानते हैं भूत प्रेत या जो भी इस टाइप की चीजें होती हैं वो इंसानों के मरने के बाद ही बनते हैं, और जब कोई जन्म लेता है तभी वो मरता है। बिना जन्म लिए कैसे कोई मर सकता है? ये तो समझने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि उस बंजारन को भी उस कुएं में गिराकर मारा गया था या जल समाधि दी गई थी, जो भी था उसके बाद ही तो वो ऐसी बनी होगी। विक्की का सवाल बिल्कुल जायज था, और वहाँ मौजूद सबके चेहरे पर वही सवाल था, बल्कि खुद तारा के चेहरे पर भी वही सवाल था। तारा ने खुद परेशान होते हुए कहा, दोस्तों मेरा यकीन करो, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है ये चीज क्या है। ऐसा लगता है जैसे उसका इस दुनिया से कोई नाता है ही नहीं, वो किसी दूसरी दुनिया की है, किसी दूसरे लोग की है। किसी दूसरे लोग की? लगभग सब एक साथ हैरानी से बोले, और तारा ने गंभीरता से कहा, हाँ, जो भी आज मैं समझ पाई हूँ उसके बाद तो यही लगता है। और अब मुझे लगता है हमें सबसे पहले ये मालूम करना पड़ेगा कि वो कहाँ से आई थी, उसका यहाँ आने का मकसद क्या था, और वो चिन्ह क्या है। और सबसे जरूरी बात, मैंने सुना है उसे बच्चे पैदा करने की वजह से मारा गया था। तो उसके बच्चे वो कहाँ गायब हो गए? क्योंकि जहां तक मुझे पता है उसके बच्चों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। जब तक हम ये सारी चीजों को नहीं समझ पाएंगे तब तक उस शक्ति को समझना नामुमकिन है, क्योंकि वो एक ऐसी पहेली है जिसे हमें परत दर परत समझना पड़ेगा। तारा की बात सुनकर छलावा ने सबके परेशान चेहरों को देखते हुए कहा, देखो, इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला, और तारा का कहना भी बिल्कुल ठीक है। हमें एक एक करके कड़ी सुलझानी पड़ेगी। ध्रुव जो अब तक खामोश बैठा था, उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ठीक है, तो तारा तुम आगे बताओ क्या करना है, कैसे करना है। तब तक मैं कल शहर जाकर अपने काम की चीज लेकर आता हूँ और अपनी छानबीन में लग जाता हूँ, क्या पता वहां से भी कुछ मालूम चले। ध्रुव की ये बात सुनकर विक्की ने हैरानी से कहा, यार भाई, तुम अलग सुर में गाना गा रहे हो, यहाँ बात कुछ चल रही है और तुम्हें अपनी छानबीन की पड़ी है। और यार, अपनी आंखों के सामने इतना सब देखने के बाद भी तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और तुम्हारी छानबीन से ये जो होगा सो होगा, और अभी भी तुम ये मानते हो कि इन सब में किसी इंसान का हाथ है। ध्रुव जानता था विक्की का इस तरह पैनिक होना जायज है, इसलिए उसने विक्की को समझाते हुए कहा, देखो, यहाँ बात ये नहीं है कि मैं क्या मानता हूँ या क्या नहीं मानता हूँ। हाँ, मैंने जो अपनी आंखों से देखा उसे मैं झुठला नहीं सकता, लेकिन एक बात तो है कि कुछ तो ऐसा है इसमें कि मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ। हालांकि मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि हो सकता है उन चीजों की आड़ में कोई इंसान भी हो जो अपना अलग खेल खेल रहा हो सकता है कि बिंदिया की मौत के पीछे कोई इंसान ही हो, और बंजारिन के खौफ का सहारा लेकर कोई इंसान ये कर रहा हो। वरना तुम ही सोचो, बिंदिया के पेट में उसकी नाभि के पास जो जहर का निशान मौजूद था, कोई भूत भला किसी को जहर देकर क्यों मारेगा? उसके मारने का तरीका ऐसा क्यों होगा? ध्रुव की बात पर छलावा ने अपना तर्क दिया और बोला, तुम सिर्फ बिंदिया भाभी की मौत के बारे में बात कर रहे हो, और ऐसी ही मौत 25 साल पहले भी हुआ करते थे जब उस बंजारन की आत्मा का कहर अपने चरम पर था। तो क्या उस वक्त भी कोई इंसान था?
छलावा की बात सुनकर ध्रुव एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने इनकार करते हुए कहा, मुझे नहीं पता उस वक्त कौन था, क्योंकि तब मैं नहीं था, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ तो मुझे हर बात का पता करना है। एक बार मैं अपनी तसल्ली के लिए अपनी छानबीन कर लूं तो उसमें क्या बुराई है, और हो सकता है उस समय में जो मौतें होती थी उनके बारे में भी कुछ पता चल जाए। तारा ने जब देखा कि इन लोगों की बातचीत अब बहस का रूप लेने लगी है तो उसने बात को खत्म करने के इरादे से कहा, ध्रुव ठीक कह रहा है, एक बार उसे भी तसल्ली कर लेने दो, इसमें कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी कल मैं सुमेर के साथ अमरपुरा जा रही हूँ, वो अपना कुछ काम करके जल्दी लौट आऊंगी, तब तक ध्रुव भी अपना काम कर लेगा। तारा की बात सुनकर ध्रुव ने हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला, चलो तो अब बहुत हो गया आज के लिए, जो भी हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल है हमें थोड़ी देर आराम करना चाहिए, क्योंकि दिमाग को काम करने के लिए उसे कुछ आराम देना भी जरूरी है। ध्रुव की बात बिल्कुल ठीक थी, इसलिए विक्की ने छलावा से कहा, छलावा और जुल्मी तुम लोग भी यहीं सो जाओ, अब कहाँ जाओगे, अब तो सुबह होने वाली है, तुम लोग भी आराम करो। तारा भी उठकर कमरे में चली गई और अनन्या अभी भी कुछ समझने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन वो भी चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई। सजनी भी रसोई में जाकर सो गई और सारे लड़के भी वहीं जमीन पर बेड डालकर सो गए। पिछले 2 दिन से सभी बहुत भाग दौड़ कर रहे थे, इसलिए काफी सुबह देर तक सोए थे। सबकी नींद खुली जब सजनी ने चाय के लिए सबको जगाया। तारा भी अपने कमरे से उठकर बाहर आ गई थी। तारा ने देखा सब तो वहां थे, लेकिन अनन्या अभी वहां नहीं थी, तो उसने ध्रुव से पूछा, अनन्या दिख नहीं रही, अब तक उठी नहीं क्या? ध्रुव चाय की चुस्की लेता हुआ बोला, नहीं। इतने में सजनी अनन्या के कमरे की तरफ बढ़ती हुई बोली, कोई बात नहीं, हम उनको उठा कर लाते हैं। और वो अनन्या के कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी अनन्या के कमरे का दरवाजा खुला और अनन्या बाहर आई और उसने एक नजर सबकी तरफ डाला और तारा को ध्यान से देखती हुई बोली, तो क्या हुआ, कल रात तुम्हारी क्रिया सफल हो गई? अनन्या के अजीब सवाल और अजीब बर्ताव से सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे और ध्रुव ने अनन्या को घूरते हुए कहा, ये तुम क्या बात कर रही हो? कल जब तारा बेहोश हुई थी और जो भी हुआ था उसके बाद भी तुम ऐसे सवाल कर रही हो? ध्रुव के इस तरह परेशान होने से तारा ने अनन्या को देखते हुए कहा, ध्रुव तुम बेकार परेशान हो रहे हो, अनन्या मजाक कर रही है मेरे साथ, क्योंकि पहले भी मेरा उपाय पुजारी जी नहीं कर पाए थे और मेरे उपाय को करते वक्त पुलिस के झंझट में पड़ गए थे, इसीलिए अनन्या को शक हो रहा है मेरे काम पर, है ना? तारा की बात पर अनन्या ने तारा की आंखों में झांकते हुए कहा, नहीं तारा, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तुम पर शक नहीं है, बल्कि मुझे यकीन है कि तुम्हारे किसी उपाय और किसी टोटके से वो बंजारन तो तुम्हारी पकड़ में नहीं आने वाली, क्योंकि कभी तुमने देखा है लोटे में समंदर को समाते हुए, उसी तरह बंजारन एक समंदर है, उससे पार कैसे पाओगी? आसान नहीं है। अनन्या की बात सुनकर तारा एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर शांति से बोली, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन तुमने ये कहावत सुनी है, एक छोटी सी चींटी चाहे तो हाथी को नचा सकती है। हो सकता है बंजारन हाथी हो और मैं वो चींटी। क्यों? वैसे तुम बहुत कुछ जानती हो उस बंजारन के बारे में और तुम्हें उसकी शक्तियों पर भी पूरा यकीन है ना? तारा की इस बात से एक पल के लिए अनन्या असहज हो गई और फिर वो बात संभालती हुई बोली, नहीं, मुझे यकीन नहीं है और मैं नहीं जानती, बल्कि यहाँ रहते रहते काफी कुछ सुना है और यहाँ के लोगों को यकीन है उस बंजारन की शक्तियों पर और उसके कामों पर। मैं बस उस बेसिस पर तुम्हें आगाह कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना है ये जो बुरी शक्तियां होती हैं, ये अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को मिटा सकती हैं। तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा कुछ बुरा हो। लेकिन इससे पहले तारा या कोई कुछ बोलता, बाहर सुमेर की जीप के रुकने की आवाज आई और कुछ ही देर में सुमेर खुद अंदर आता दिखा और सुमेर को देखकर सब जल्दी जल्दी उठकर खड़े हो गए। जुल्मी, छलावा, सजनी सबने हाथ जोड़कर सुमेर का स्वागत किया और सुमेर ने उन सबको देखकर, खासकर अनन्या को गौर से देखते हुए, फिर तारा की तरफ देखा और बोला, तुम अब तक तैयार नहीं हुई हो? तुम्ही ने तो कहा था तुम अमरपुरा जाना चाहती हो, तो चलो। तारा ने अपने हुलिये पर गौर करते हुए कहा, माफ करिएगा सुमेर, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी सुबह सुबह आ जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, आप बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं अभी आई। तारा की इस बात पर सुमेर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो आज दिन में कुएं के ढक्कन वाला काम भी करना है, आज आ जाएगा वो बनके, इसलिए मैंने सोचा उससे पहले मैं और तुम अमरपुरा से हो आते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ, तुम जल्दी आओ। इतना कहकर सुमेर जैसे ही जाने लगा, अनन्या सुमेर से बोली,
आप शायद भूल रहे हैं मिस्टर सुमेर कि आपकी 1 कप चाय उधार है। अनन्या को सुमेर से इस तरह बात करते देख ध्रुव मन ही मन जलता हुआ सुमेर की तरफ देखने लगा और विक्की धीरे से ध्रुव के कान में छेड़ते हुए बोला, ये क्या माजरा है भाई? पता चला तू अंगूठी लिए राह देखता रहा और अनन्या सुमेर की दुल्हनिया। विक्की के इतना बोलते ही ध्रुव ने उसे गुस्से में घूरा और आगे बढ़कर बोला, यहाँ कौन सी चाय की बात हो रही है जो उधार है? हमें भी तो पता चले। ध्रुव की बात पर सुमेर ने अनन्या पर नजर जमाए हुए ही ध्रुव से बोला, ये तो अनन्या और मेरे बीच की बात है। और फिर मुस्कुराकर अनन्या से बोला, मुझे तो अच्छी तरह याद है, लेकिन आप शायद भूल रही हैं अनन्या कि मैं सुमेर हूँ, मिस्टर सुमेर नहीं। वैसे आपका इतना मन है तो चलिए ठीक है, आज 1 कप चाय हो ही जाए। इतना कहकर सुमेर वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गया और सजनी जल्दी से चाय बनाने चली गई। तो सुमेर ने कहा, ये क्या बात हुई? हमें लगा अनन्या आप अपने हाथ से बनाई चाय पिलाएंगी। सजनी के हाथ की तो हमने बहुत चाय पी है। सुमेर की ये बात सुन अनन्या मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चली गई और ध्रुव ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल भुन रहा था। थोड़ी ही देर बाद तारा तैयार होकर बाहर आई तो उसने देखा सुमेर आराम से चाय पी रहा है और तारा ने हैरानी से कहा, अरे आप तो बड़े आराम से बैठे हैं। तारा के सवाल पर विक्की ने ध्रुव को देखते हुए कहा, हाँ, सुमेर अनन्या की बात को मना नहीं कर पाया। तारा को समझ नहीं आया ये सब क्या चल रहा है। तभी सुमेर ने जल्दी से चाय खत्म करते हुए कहा, चलो चलें। और वे लोग निकल गए। इधर ध्रुव परेशान नजर आ रहा था और उसकी परेशानी का कारण विक्की बखूबी जानता था। इसलिए उसने अनन्या से पूछा, अनन्या तुम्हारी सुमेर से इतनी दोस्ती कब हो गई कि चाय पर बुलाया जा रहा है? विक्की की इस बात पर अनन्या बड़े आराम से बोली, तुम लोग जब पुलिस स्टेशन गए थे उसी वक्त सुमेर आया था तो मैंने पूछ लिया था बस। इतना कहकर अनन्या वहां से चली गई और विक्की ध्रुव से बोला, सुमेर दिखता कुछ और है और है कुछ और। वैसे भाई मेरी बात मान, ये सब नाटक चलता ही रहेगा। किसी अच्छे से मौके पर अनन्या को प्रपोज कर दे, और क्या पता अनन्या भी यही चाहती हो इसलिए वो ऐसा कर रही हो। विक्की की बात पर ध्रुव अनजान बनते हुए बोला, मतलब मैं समझा नहीं, अनन्या ऐसा जानबूझकर क्यों करेगी? ध्रुव के इस बचकाने सवाल पर विक्की ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ध्रुव मेरे भाई, बेशक तू बड़ा होशियार है लेकिन लड़कियों के मामले में तू नादान है। अरे तुझे नहीं पता ये लड़कियां जानबूझकर ऐसा करती हैं ताकि हमें जला सकें और हम उन्हें अपने दिल की बात बताएं। और अनन्या ने जब देखा होगा तो कुछ बोल ही नहीं रहा तो उसने सुमेर के नाम से तुझे जलाने का फैसला किया। विक्की की ये गोल गोल बातें सुनकर ध्रुव ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, हो गया तेरा ये ज्ञान गणित। मुझे कोई जलन नहीं हो रही क्योंकि मैं जानता हूँ अनन्या मेरे लिए क्या महसूस करती है। प्रपोज करना बस एक फॉर्मेलिटी है हमारे बीच। अब कोई बकवास नहीं, मुझे शहर जाना है, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। इतना कहकर ध्रुव चला गया और विक्की लंबी सांस लेकर ड्रामेटिक अंदाज में बोला, भोला ध्रुव। ध्रुव जल्दी से फ्रेश होकर छलावा के साथ शहर के लिए निकल गया और जाते जाते उसने विक्की से कहा कि तुम यहाँ रहकर यहाँ की सिचुएशन को हैंडल कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हम दोनों यहाँ ना रहें और हमारे पीछे यहाँ कोई प्रॉब्लम हो। छलावा और ध्रुव गांव से बाहर निकल चुके थे। रास्ते में छलावा ने ध्रुव से पूछा, हम जा तो रहे हैं लेकिन ये तो बताओ हम जा कहाँ रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? तुम करना क्या चाहते हो? छलावा की बात पर ध्रुव ने बड़ी ही शांति से कहा, हम कैमरा लेने जा रहे हैं। कैमरे का नाम सुनकर छलावा ने हैरानी से पूछा, कैमरा? तो अब क्या तुम गांव में फोटो खींचने का काम करोगे? छलावा की बात सुनकर ध्रुव हंसता हुआ बोला, हम वो कैमरा लेने नहीं जा रहे हैं जिससे फोटो खींचा जाता है, बल्कि हम हिडन कैमरा लेने जा रहे हैं जिसे हम दिलीप काका के घर के बाहर लगाएंगे और नजर रखेंगे कि वहाँ कौन कौन आता जाता है। हिडन कैमरा क्या होता है? छलावा ने आश्चर्य से पूछा और ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, हिडन नहीं हिडन। ये कैमरा हम छुपा कर लगाते हैं ताकि छुपा कर किसी जगह पर नजर रख सके या किसी गतिविधि पर नजर रख सके। तुम ये सब छोड़ो, पहले तुम चलो तो सही, सब समझ जाओगे। ध्रुव और छलावा को शहर से लौटते लौटते शाम हो चुकी थी। छलावा ने कहा, बहुत देर हो गई हमें। अगर छोटे मालिक और तारा वापस आ गए होंगे तो जरूर छोटे मालिक हमारे बारे में सवाल करेंगे और अगर उन्हें तुम्हारे इन कैमरों का पता चला तो वो नाराज होंगे। छलावा को परेशान होता देख ध्रुव ने उसे समझाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा और हम किसी भी काम से कहीं जा सकते हैं। उन्हें कौन बताएगा हम क्या करने वाले हैं। इन्हीं बातचीत में ये लोग घर पहुंच गए थे और पता चला कि अब तक सुमेर तारा को लेकर लौटा नहीं है और ये जानकर छलावा को सुकून मिला। विकी और जुल्मी दोनों ये जानने के लिए परेशान थे कि ये लोग शहर गए क्यों थे
और जैसे ही उन्हें हिडन कैमरा के बारे में पता चला, विकी ने हैरानी से पूछा, ये तो तुम लोग ले आए, लेकिन लगाओगे कैसे? क्योंकि किसी ने अगर देख लिया तो कोई और ही तमाशा शुरू हो जाएगा। वैसे भी हम कुछ भी करें, गांव वाले गलत ही समझेंगे। विकी की इस बात पर ध्रुव ने उन कैमरों को संभाल कर रखते हुए कहा, इन्हें लगाना कैसे है? तो भाई सुनो, इस काम के लिए रात का टाइम ही है। थोड़ी देर में रात हो जाएगी, उसके बाद हम अपना ये काम करेंगे। छलावा बौखलाहट के साथ बोला, आपका ये कैमरा लाना तक तो ठीक था, लेकिन आगे काम आपको अकेले ही करना होगा, क्योंकि कुएं वाला हिस्सा सुनसान है। अगर बंजारन की कृपा रही तो वहां आना जाना भी आसान है, लेकिन दिलीप काका के घर, वो भी रात को, ये हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि वहां आसपास कई घर हैं। एक छोटी सी भी गलती और हम गए काम से। छलावा की बात सुन जुल्मी और विकी ने भी ध्रुव का साथ देने से इनकार कर दिया, और ध्रुव के चेहरे पर उलझन थी कि आखिर अब उसका साथ कौन देगा और ये सब कैसे होगा, और अगर वाकई पकड़े गए तो क्या होगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।